हेलो एवरीवन। कोड्स का टॉपिक हम लोग डिजिटल में देख रहे हैं और टोटल 4 टाइप्स के कोड मैंने आपको दिखा दिए हैं। फर्स्ट कोड मैंने आपको दिखाया था बीसीडी, सेकंड वाज एक्सेस 3, थर्ड वाज सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड, फोर्थ वाज ग्रीक कोड। अब हम लोग फिफ्थ टाइप का कोड देखेंगे, दैट इज अल्फा न्यूमेरिक कोड्स। ओके, तो अल्फा न्यूमेरिक कोड्स भी देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, गेट एग्जाम में कोई खास क्वेश्चन नहीं आया, बट बेसिक बेसिक इंट्रोडक्शन आपको पता होनी चाहिए, पर्टिकुलरली एस्काई के बारे में, है ना। थोड़ा थोड़ी इंट्रोडक्शन आपको एस्काई की पता होगी, बट चल थोड़ा सा मैं आपको और बता देता हूँ। एस्काई क्या होता है भाई? एस्काई होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। मैं लिख नहीं रहा हूँ, प्लीज आप अपने आप लिख लेना। ये क्या है भाई? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ओरिजिनल एस्काई कोड जो बनाया गया था वो 7 बिट का बनाया गया था। उसके बाद फिर एक एक्सटेंडेड एस्काई कोड बनाया गया जो कि 8 बिट का था। ठीक है, तो एस्काई एक्चुअली दो वेरिएंट हैं एस्काई के, एक 7 बिट का और एक 8 बिट का। जो ओरिजिनल एस्काई कोड था, अगर गेट एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एस्काई कोड कितने बिट का है, तो आपको 7 बिट पे ही टिक लगाना है। जो 8 बिट वाला है उसको हम लोग एक्सटेंडेड एस्काई कोड कहते हैं, और ये एक्सटेंडेड एस्काई कोड ही हमारा जो सी लैंग्वेज है वो यूज करती है। ठीक है, अलग अलग एक्चुअली कंपाइलर का हिसाब होता है। तो जो हमारा टर्बो सी कंपाइलर है वो एक्सटेंडेड एस्काई कोड का यूज करता है, एक्सटेंडेड एस्काई कोड्स का। ठीक है, टर्बोसी कंपाइलर एक्सटेंडेड एस्काई कोड का यूज करता है। ठीक है, और एक्सटेंडेड एस्काई 8 बिट का कोड है। तो 7 बिट का अगर आप कोड लेके चलोगे तो कहां से कहां तक हम लोग रिप्रेजेंट करा पाएंगे? 7 बिट में 7 वंस आएंगे, तो 0 से लेकर 127 तक हम लोग जाएंगे, तो टोटल 128 डिफरेंट कैरेक्टर्स को हम लोग रिप्रेजेंट करा पाएंगे। सिमिलरली 8 बिट का होगा तो 0 से 255 तक जाएंगे, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम क्या कहेंगे? 256 कैरेक्टर्स को हम लोग, डिफरेंट कैरेक्टर्स को हम लोग रिप्रेजेंट करा पाएंगे। अच्छा, इसकी नीड क्यों पड़ी? एस्काई की नीड क्यों आई? देखो भाई, सीधी सी बात है, कंप्यूटर को ये सब कंप्यूटर को सिर्फ बाइनरी समझ में आता है और कुछ समझ नहीं आता। जैसे आपने कैपिटल ए लिखा, ये तो हम कीबोर्ड से ए टाइप कर रहे हैं, बट कंप्यूटर इसको क्या समझेगा? तो वो हमारे को बताना पड़ेगा। तो कंप्यूटर इसको समझता है जी 65 का बाइनरी देख लो भाई, वह एक के बाद ये देखो 64 का मतलब क्या होता है? एक के बाद 6 जीरो। डिजिटल मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ, आपको पता है, टेक्निक्स मैंने आपको दिखा रखे हैं। डेसिमल से बाइनरी फटाफट से हम लोग करना जानते हैं। 64 प्लस 1 होगा, तो 64 का क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। एक के बाद 6 जीरो लगा तो 64 आएगा, और 65 करना तो यहाँ पे 1 डाल दो, बस दैट्स इट। तो ये कितने बिट में आ गया भाई? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 बिट में आ गया। यही है भाई, ये आपका स्टैंडर्ड एस्काई है। ठीक है, स्टैंडर्ड एस्काई दैट इज 7 बिट। 8 बिट का होगा तो बस यहाँ पे एक जीरो और फालतू लग जाएगी, बस तो वो 8 बिट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मतलब मेन बात ये है ना कि भाई इससे सीधी रेंज डबल होगी थी, तो कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स हम लोग लेके आ पा रहे थे। ठीक है, तो कैपिटल ए के लिए 65 है, कैपिटल बी के लिए 66 है, डॉट 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 ऐसे चलते रहते हैं हम लोग। ऐसे ही स्मॉल ए के लिए 97 है, स्मॉल बी के लिए 98 है, डॉट 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 ऐसे चलते रहते हैं। ऐसे ही डिजिट्स के लिए भी हमारे पास 0 के लिए 48 होता है, 1 के लिए 49 होता है, डॉट 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 डॉट। अलग अलग बहुत कुछ बातें होती है, इसमें मैं इतना नहीं घुस रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ। ठीक है जी, तो ये सब डेवलप इसलिए किया गया था, है ना, क्योंकि सब कैरेक्टर्स हैं, जैसे ए बी सी डी, कंप्यूटर को ये सब समझ नहीं आएगा, तो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए ना भाई। तो स्टैंडर्ड अमेरिका ने बनाया था, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, दैट इज एस्काई। और इसका फायदा ये है कि अब हम कंप्यूटर से ए टाइप करेंगे, जैसे हम ए टाइप करेंगे तो वो कंप्यूटर उसको एक्चुअली 65 समझेगा, बी टाइप करेंगे तो 66 समझेगा। तो अगर हर एक कंप्यूटर मतलब अपने अपने लैंग्वेजेस को फॉलो करने लग जाते हैं, अपनी एनकोडिंग स्कीम को फॉलो करने लग जाते हैं, तो फिर वही बात है, नेटवर्किंग डेवलप ना हो पाती, एक दूसरे में डेटा ट्रांसफर ना हो पाता। एक कंप्यूटर में आपने ए टाइप किया था, दूसरे कंप्यूटर में जाकर सी बन जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तो इसलिए फिर स्टैंडर्ड बनाया गया, दैट वाज एस्काई। समझ गए हो ना? हाँ जी, तो ए से ए के लिए 65, तो ये एनकोडिंग हो गई। ठीक है जी, तो एनकोडिंग है ये। तो 65 की बजाय मेरे को ये बोलना चाहिए, ए को बाइनरी में हम इस टाइप से लिख रहे हैं, जो भी बाइनरी में हम करते हैं उसको एनकोडिंग कहते हैं। ठीक है जी, तो ए के लिए ये एनकोडिंग है जी, एस्काई एनकोडिंग। ठीक है, एस्काई एनकोडिंग है भैया। क्लियर हुआ सब लोगों को? सो दिस इज एस्काई एनकोडिंग। और कैपिटल ए, दिस इज द बाइनरी नंबर। ठीक है, ओके जी। तो ऐसे ही कैपिटल बी के लिए आप सोच लोगे 66 हो जाएगा, 66 का बाइनरी आप जानते हो। एक के बाद ये देखो भाई 6 जीरो आती, तो ये हो जाता जी 64, और यहाँ पे आप 1 डाल दो, बस दैट्स इट। तो ये 66 हो गया, एंड सो ट्रिक्स मैंने आपको सारी सिखाई रखी है, डेसिमल से बाइनरी वो सब आप देख सकते हो उसके हिसाब से। ठीक है जी, ऐसे ही 48 है, तो 48 क्या होगा भाई? 12 फॉर द 48 होता है ना, तो लो जी 48 रेडी हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, हाँ जी, तो ये 7 और ये 8। अगर 8 बिट में कहोगे एक्सटेंडेड एस्काई में तो ये आएगा, और स्टैंडर्ड एस्काई में कहोगे जो 7 बिट का था उसमें ये आएगा, ये 48। मतलब जीरो के लिए ये रिप्रेजेंटेशन है, तो जीरो एज ए कैरेक्टर अगर आप लोगे तो ये आएगा। ये थोड़ा थोड़ा डिटेल मैंने सी लैंग्वेज में बहुत अच्छे से समझाया था आपको, जीरो एज ए कैरेक्टर मतलब क्या है, और जीरो नॉर्मल जीरो भी है, नंबर भी है ना, 1 एज ए नंबर भी है और 1 एज ए कैरेक्टर भी है। तो 1 एज ए कैरेक्टर होगा तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे जी? ये लिखेंगे।
ठीक है जी, समझ गए ना। 48 49 का बाइनरी मैंने लिखा है एंड सो। आई थिंक क्लियर होगा सब लोगों को, ठीक है जी। दैट्स इट, बहुत ज्यादा इसमें घुसने की जरूरत नहीं है, रियली इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको बता दिया। देखो अगर एस्काई ना होता तो कंप्यूटर ने तो कुछ समझना नहीं भाई, कंप्यूटर को तो सिर्फ बाइनरी समझ में आता है, इसके अलावा कुछ समझ नहीं आता। तो आप कीबोर्ड से जब ए टाइप करते हो तो कंप्यूटर क्या समझेगा उसको, दैट इज द मेन थिंग ना। तो कंप्यूटर को तो बाइनरी देना पड़ेगा, तो हमारे को एक फिक्स टेबल बना के रखनी चाहिए, ठीक है, जिसमें हम हर एक कैरेक्टर के लिए बताएंगे कि कौन से कैरेक्टर का क्या बाइनरी नंबर है एंड सो ऑन। तो अगर हर एक आदमी ने अपनी अपनी टेबल बना करके रख ली, जैसे ए के लिए कुछ नंबर, बी के लिए कुछ नंबर, सी के लिए कुछ नंबर, यहाँ पे डिजिट्स के लिए 0 के लिए कुछ, 1 के लिए कुछ, 2 के लिए कुछ एंड सो ऑन, तो अगर हर एक आदमी अपनी अपनी टेबल बनाएगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। हम डेटा ट्रांसफर करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो एक कंप्यूटर में आपने कैपिटल ए लिखा था तो उसका कुछ और बाइनरी था, तो वही बाइनरी शायद किसी दूसरे कंप्यूटर में कैपिटल सी के लिए हो सकता था, तो आपने ए लिखा वो सी में सी की तरह कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपने बैट लिखा तो हो सकता था ये बी सी की तरह कन्वर्ट हो जाए तो कैट बन जाए, तो ऑब्वियसली बात है बहुत अलग अलग सारा कुछ ही मीनिंग ही चेंज हो जाएंगे हर बात के। तो इसलिए सोचा गया कि एक स्टैंडर्ड टेबल होनी चाहिए, वो स्टैंडर्ड एस्काई ने दिया था, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्लियर हो गया सब लोगों को। तो ये इसलिए हमने एस्काई बनाया ताकि एक स्टैंडर्ड से हम काम कर सके, ठीक है जी। तो और क्या, इसी एस्काई के हिसाब से ए के लिए 65 है, बी के लिए 66 है एंड सो ऑन, ऐसे सब कुछ है। तो ओरिजिनल जो एस्काई बनाया गया था वो 7 बिट का ही था, ठीक है। तो आप देखेंगे तो 7 बिट का कोड है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपको एस्काई चार्ट मिल जाएगा, 7 बिट का था। अच्छा फिर 8 बिट का है, दैट इज नोन एज एक्सटेंडेड एस्काई कोड, ठीक है, एक्सटेंडेड। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया था ताकि इसमें 128 आ रहे थे, तो कुछ और कैरेक्टर्स आपको इंक्लूड करने थे, तो 256 कैरेक्टर तक हम लोग यहाँ पे जा पा रहे थे, ठीक है जी। अच्छा फिर ऐसे ही इस दौरान एक एफडी कोड आया था, ये आईबीएम ने यूज किया था, बहुत ज्यादा इसका यूज नहीं है, ये भी 8 बिट का कोड था, ठीक है। जैसे स्काई था वैसे एफडी था, अलग अलग मतलब बस एनकोडिंग टेक्निक्स और कुछ नहीं है ना, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा। ए के लिए यहाँ पे 65 लिया है, ए के लिए यहाँ पे कुछ और होगा एंड सो ऑन। मैं इतना डीप में नहीं जा रहा हूँ, रियली इतना रिक्वायर्ड नहीं, मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ और कुछ नहीं, ठीक है जी। और ये दोनों इंटरचेंजेबल नहीं थे, मतलब ये एक दूसरे में इंटरचेंज नहीं हो पाते थे, तो ये फिर वही बात है, एस्काई ज्यादा डेवलप हो गया, ये इतना डेवलप नहीं हो पाया, ठीक है। आईबीएम ने बस इसको यूज किया अपने मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में और एंड सो ऑन, आईबीएम कंप्यूटर में ज्यादातर यूज हुआ, बाकी यूज नहीं हुआ, ठीक है जी। अच्छा यूनिकोड, यूनिकोड में एक्चुअली ये फिक्स लेंथ कोड नहीं होता, एक्चुअली वही बात है, अलग अलग इसमें ना, इसमें भी एनकोडिंग स्कीम्स है अलग अलग, कोई फिक्स लेंथ है कोई फिक्स लेंथ नहीं भी है, ठीक है। जैसे ये एनकोडिंग होगी ना, ये समझ पा रहे हो ना, कैपिटल ए के लिए हमने लिखा था 65, तो ये एनकोडिंग होगी, ठीक है। तो ऐसे ही यूनिकोड में भी हम एनकोडिंग करते हैं, जैसे कैपिटल ए है तो उसके लिए कोई हम यहाँ पे बाइनरी नंबर देंगे एंड सो ऑन। तो अब यहाँ पे ना एक तरीका नहीं है, स्काई में तो एक तरीका फिक्स है भाई, ए के लिए 65 ही आएगा और कोई वे नहीं है, लेकिन यहाँ पे ना यूनिकोड में अलग अलग वेज है। यूनिकोड होता है भाई यूनिवर्सल कोड, ठीक है। तो ये इन्वेंट क्यों किया गया था, पहली बात तो ये समझो भाई, स्काई में सिर्फ एक्सटेंडेड स्काई में 256 कैरेक्टर आ रहे हैं। अब अलग अलग जब लैंग्वेजेस आनी शुरू हुई थी 1990s के अराउंड, बहुत ज्यादा अलग अलग लैंग्वेजेस है, जापानीज लैंग्वेज है, चाइनीज लैंग्वेज है और बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, तो उन सब लैंग्वेजेस को भी हम कंप्यूटर में डालना चाह रहे थे, तो फिर उसके लिए प्रॉब्लम बहुत ज्यादा पैदा हो रही थी, बात समझ रहे हैं ना, क्योंकि इसमें तो 256 ही है, सिर्फ हजारों कैरेक्टर हैं चाइनीज में, अकेली चाइनीज लैंग्वेज में हजारों कैरेक्टर्स है, तो वो सब कैसे इंक्लूड करें, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए यूनिकोड बनाया गया था, और यूनिकोड में अलग अलग एनकोडिंग स्कीम्स हैं, प्लीज इस बात को पकड़ने की कोशिश करो, एक फिक्स स्कीम नहीं है यूनिकोड, यूनिकोड एक नाम है, उसके अंडर हमने बहुत सारी अलग अलग स्कीम्स बना रखे हैं, अलग अलग स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं, जैसे UTF-8 है, ठीक है। थोड़ा सा मैं देखो इतना रियली रिक्वायर्ड नहीं है, थोड़ा थोड़ा मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ ताकि आप चीजों को समझ सके। UTF-8 है, UTF-16 है, UTF-32 है, ओके, यूनिवर्सल ट्रांसलेशन फॉर्मेट एंड सो ऑन, ये सब इनका नाम है, ठीक है। तो आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, और रियली इतना रिक्वायर्ड नहीं है गेट के लिए, रिक्वायर्ड होता तो मैं आपको बहुत डीप में जाकर के चीजों को समझाता, बट इतना सब हमारे को चाहिए थे, ठीक है। जैसे थोड़ा सा मैं आइडिया देता हूँ UTF-8 का। UTF-8 आपका जो मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, जैसे पाइथन है, ठीक है, तो वो ये सब यूज करते हैं, UTF-8 का यूज करते हैं। तो उसमें क्या होता है ना भाई, जो स्टैंडर्ड है, जो एस्काई वाले हैं वो ऐसे ही चलते हैं 7 बिट वाले, तो एक्चुअली इसमें ना वेरिएबल लेंथ का कोड होता है, ये वेरिएबल इन द सेंस, जैसे सपोज करो पहले बिट अगर 0 है ना, पहली बिट अगर 0 है तो उसके बाद 7 बिट हमारे पास कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7, तो मतलब 128 कैरेक्टर मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करा लूंगा, तो वही एस्काई वाले एज इट इज कॉपी पेस्ट, यही यही फायदा यूनिकोड का, एस्काई को कॉपी पेस्ट करवा रहा है। अच्छा उसके बाद फिर आई थिंक 110 है, मेरे को एक्जैक्टली याद भी नहीं है, आप टेबल वगैरह वो सब सर्च कर सकते हो, विकिपीडिया पे देख लेना, आपको टेबल वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो 110 है, अगर 110, तो अब देखो यहाँ पे तो एस्काई वाली बातें आ गई, अब अलग अलग जैसे ग्रीक लैंग्वेज है उस सबको आपको इंक्लूड करना है, चाइनीज है, जापानीज है, तो उन सबको इंक्लूड करने के लिए हमारे पास ये 110 शुरू के फिक्स हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर 3 हो गए ना,
तो 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पे, और फिर इधर आई थिंक 1 0 है, और उसके बाद 1 2 3 4 5 6, ये 6। तो समझ पा रहे हो, तो 2 कैरेक्टर मतलब 2 बाइट में रिप्रेजेंट होंगे दूसरी लैंग्वेज, जैसे चाइनीज है, जापानीज है एंड सो ऑन, सॉरी ग्रीक के लिए शायद ये है। फिर आगे चाइनीज वगैरह के लिए आई थिंक ये है 1 2 3, और उसके बाद एक ये 0, मतलब 3 1 है, उसके बाद एक 0 है, उसके बाद फिर यहाँ पे ये 4 क्रॉस, 8 बिट हो, 8 बिट होगी तो 1 बाइट होगी, फिर 1 0 1 2 3 4 5 6, फिर 1 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो मतलब तीन बाइट में प्रेजेंट होती है जापानीज, चाइनीज एंड सो ऑन, और बाकी फिर अलग लैंग्वेजेस जो कुछ बच गई हैं उनके लिए 4 1 और 1 0, फिर उसके बाद यहाँ पे ये 3 बिट्स, मतलब ये क्रॉस मतलब कुछ भी 1 0 कुछ भी आ सकता है, उसके बाद फिर 1 0, फिर 1 2 3 4 5 6, फिर 1 0 1 2 3 5 6 7 8। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद फिर अगेन एक 1 0, फिर 1 2 3 4 4 से 5, हाँ तो हो गया ना, 3 3 6 7 8। ठीक है जी, ऐसे यहाँ पे 3 3 6 7 8। ठीक है जी, 3 3 6 7 8। ठीक है जी, ओके। तो फाइनली ये कुछ बन के आया है। ठीक है, तो ये है जी, बाकी कुछ और लैंग्वेजेस के लिए ये जापानीज, चाइनीज के लिए, ये ग्रीक के लिए ये है, और जो इंग्लिश अपनी जो एस्काई ABCD ये सब इनके एस्काई टाइप यहाँ पे आ जाएगा 7 बिट में। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो अब देखो पता कैसे, तो मेन बात यहाँ पे क्या समझ में आ रही है कि वेरिएबल लेंथ की एनकोडिंग है ना, तो ये जो UTF-8 है वो वेरिएबल लेंथ की एनकोडिंग है। कोई 1 बाइट में आ जाएंगे कैरेक्टर्स, कुछ 2 बाइट में, कोई 3 बाइट में, कोई 4 बाइट में। तो जो बहुत सिंपल है ABCD वो सारा 1 बाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो थोड़े से डिफिकल्ट है ग्रीक वगैरह, ये सब जो आ रहा है वो 2 बाइट में आ जाएगा। और चाइनीज वाइनीज तो बड़ी मुश्किल अजीब सी है, तो वो 3 बाइट में आएंगी, है ना। और उसके बाद फिर आगे जो कुछ और लैंग्वेजेस हैं वो 4 बाइट में भी आएंगी एंड सो ऑन। तो इसका फायदा ये है भाई, आसान होगा तो 1 बाइट में आ जाएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा तो 2 में, और डिफिकल्ट होगा तो 3 में, और फिर 4 में। ठीक है, तो स्पेस बचेगा, हमारा मेन बात यहाँ पे स्पेस बचेगा। ऐसे UTF-32 है, तो UTF-32 कहता है कि हर एक कैरेक्टर को 32 बिट में रिप्रेजेंट कराना, मतलब 4 बाइट में रिप्रेजेंट कराना फॉर ईच एंड एवरी कैरेक्टर। ठीक है, तो फिर वही बात है, ये थोड़ा सा स्पेस ज्यादा लेगा एंड सो ऑन। तो अलग अलग एनकोडिंग टेक्निक्स और कुछ नहीं। तो मेन बात क्या है भाई, यूनिकोड एक पर्टिकुलर टाइप की एनकोडिंग टेक्निक नहीं है, यूनिकोड के अंडर बहुत सारी अलग अलग टेक्निक्स आ रही हैं। ठीक है, और ये 3 फेमस हुई हैं, UTF-8, 15 और 32। इसके अलावा और कोई खास फेमस हुई नहीं है। ठीक है, और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बट रियली इतना गेट के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दे दिया। और ये आप समझ पा रहे हो कि भाई जैसे मैंने आपको वो IP एड्रेसिंग अगर आपने मेरे से पढ़ी है तो उस स्टाइल से है भाई। पहली बिट अगर देखो पता कैसे लगेगा, आप जैसे सपोज कर लो मैंने कोई आपको ये दे दिया, स्ट्रिंग दे दिया लाइक दिस, है ना, इसमें मल्टीपल कैरेक्टर्स है, एक वर्ड दे दिया, है ना, ये कुछ चाइनीज कैरेक्टर मान लो, ऐसे कुछ भी। हाँ, तो फिर कैसे पता लगेगा भाई क्या चल रहा है। तो ये ए जो होगा वही बात है, बाइट बाय बाइट चलेंगे हम लोग। तो पहली बाइट में ये देखो ये 0 नजर आ गया आपको, पहली बाइट की पहली बिट आपको 0 नजर आ गई, तो अब समझ जाओगे भी ठीक है ये स्काई टाइप है। यहाँ पे भी फिर नेक्स्ट बाइट में जब आप आए तो फिर 0 नजर आ जाएगी, तो ठीक है स्काई है। फिर यहाँ पे भी 0 नजर आ जाएगी, स्काई है। यहाँ पे भी 0 नजर आ जाएगी, स्काई है। अभी चाइनीज है, तो फिर जो नेक्स्ट बाइट आ रही होगी ना, तो 4 बाइट आप देख चुके हो, वो सब 0 0 वाली थी, तो आपने फटाफट उनको प्रोसेस कर लिया। अभी चाइनीज वाला है, तो चाइनीज वाला ये 3 बाइट में आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे जी, ये देखो, जब यहाँ पे हम पहली बाइट पकड़ेंगे ना, मतलब जो नेक्स्ट बाइट पकड़ेंगे, 4 बाइट तो आप प्रोसेस कर चुके हो, जब आप 5th बाइट पे आओगे तो वहां पे आपको 11110 नजर आएगा, तो आप देखते समझ जाओगे ठीक है जी, आगे 3 बाइट वाला काम हो रहा है। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो ये वही बात है, जैसे हम बोलते थे IP एड्रेसिंग में क्लास A के लिए पहली बिट 0 होती थी, क्लास B के लिए फर्स्ट बाइट की पहली जो फर्स्ट बाइट होती थी उसमें 1 0 आना चाहिए था, तो क्लास B, फिर 1 1 0 तो क्लास C, है ना, फिर 1 1 1 0 तो क्लास D, और फिर 4 टाइम्स 1 तो क्लास E। इस टाइप से हम लोग बोला करते थे, कुछ कुछ याद आ रहा होगा, तो बिल्कुल वैसे ही है, ये प्रीफिक्सेस अलग अलग कर रखे हैं। ठीक है ना, तो अब आप समझ पा रहे हो दूसरी बाइट में यहाँ पे 1 0 क्यों आया है। 1 0 इसलिए क्योंकि यहाँ पे आप अगर 0 यहाँ पे 0 आ जाता तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते कि ये इंग्लिश तो नहीं बीच में घुसी, तो दूसरे बाइट में आप उसको इंग्लिश की तरह कंसिडर करके बैठ जाते हैं। थोड़ा सा सोचो, अपने आप से समझ में आएगा, बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। IP एड्रेसिंग वगैरह आपने पढ़ रखी है तो ये सब चीजें बिल्कुल बच्चों वाली हैं, आप एक झटके में पकड़ जाओगे क्या हो रहा है। ठीक है, समझ पा रहे ना भाई। तो ये यहाँ पे बाइट में और यहाँ पे बाइट में ये 2 बिट आपको लगेगा कि क्यों बर्बाद करेंगे, अगर बर्बाद ना करते तो फिर यहाँ से फिर हमारे को टेंशन पैदा हो जाती, तो हम पहचान ही ना कर पाते, तो मतलब उल्टा काम करने में हमारे को बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि कंप्यूटर में तो सब बाइनरी होगा, तो बाइनरी से फिर हम कैरेक्टर नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ना, ऐसे यहाँ पे भी देखो 1 0 1 0 1 0, ये फिक्स चल रहा है हमारे पास। ये ना चलता तो फिर अगर यहाँ पे देखो पहली बिट अगर 0 आ जाती तो फिर ये देखो, अगर यहाँ पे फर्स्ट बिट 0 हो जाती तो फिर इसमें और इसमें क्या फर्क रह जाता, फिर आपको कंफ्यूजन पैदा होती कि नहीं। ये क्रॉस क्रॉस समझ पा रहे हो ना भाई, क्रॉस क्रॉस मतलब 0 1 0 1 कुछ भी आप भर सकते हो इनकी बजाय। तो बेसिक सी बात है, आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। रियली इतना रिक्वायर्ड नहीं है,
थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दे दिया, समझा दिया कि यूनिकोड कैसे चलता है एंड सो। ठीक है जी। तो ये मतलब ये जो है ना, ये UTF-8 जो है ये काफी यूज हो रही है आज की डेट में, क्योंकि इसमें स्पेस बचता है और कुछ नहीं। ठीक है, और भी बहुत सारे इनकोडिंग्स है। तो यूनिकोड कितने बिट का है, ये क्वेश्चन आएगा तो बकवास क्वेश्चन है ना, वो तो देखना पड़ेगा आपको कि किस स्टाइल से हम चल रहे हैं। वैसे बाय डिफॉल्ट अगर हम बात करें तो बाय डिफॉल्ट UTF-16 बहुत वो है, मतलब बाय डिफॉल्ट चलता है। तो यूनिकोड 16 बिट का कहा जाता है। कई की जगह पे आपको इस टाइप से भी लाइन सुनने को मिल सकती है, बट गेट में इस टाइप से क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको परेशान नहीं करेंगे। गेट में बहुत स्टैंडर्ड और बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो बाय डिफॉल्ट वैसे 16 बिट का कहा जाता है यूनिकोड, है ना, क्योंकि आप कहीं पढ़ेंगे, कहीं गूगल पे भी सर्च करेंगे यूनिकोड कितने बिट का, तो 16 बिट का काफी हद तक नजर आएगा आपको। बट एक्चुअली अगर आप पूरा डीप में जाके पढ़ोगे यूनिकोड तो आपको पता लगेगा इसमें अलग अलग एनकोडिंग स्कीम्स है। ठीक है, तो इसलिए फिर वही बात है, गेट तो प्रॉपर अच्छा क्वेश्चन बना के देता है, ऐसे फालतू के क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो इसलिए फिर मैं ये सब बातें आपके साथ ज्यादा कर भी नहीं रहा हूँ। ठीक है, पाइथन UTF-8 यूज करती है, ये थोड़ा सा मैंने नॉलेज के लिए आपको बता दिया। और UTF-8 कैसे चलता है वो मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, 8 क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 8-8 बिट के कॉम्बिनेशन से हम लोग कुछ कुछ मीनिंगफुल बातें निकालने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब 1-1 बाइट के हिसाब से हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जी, ओके चलो ठीक है, बस दैट्स इट, मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज्यादा नहीं आएगा गेट एग्जाम में, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इतना भी मेरे को नहीं बताना चाहिए था, बट स्टिल मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया, जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, और कुछ नहीं यहाँ पे, और कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया है बातें। ठीक है, आप नोट डाउन कर सकते हैं सारा कुछ, जो ठीक लग रहा है नोट डाउन कर लो, जो कुछ आपको इग्नोर करना है आपको इग्नोर कर सकते हो। बेसिक कहानी आपको पता लग चुकी है। ऐसी और भी बहुत सारे कोड थे, मोर्स कोड था, और भी पता नहीं कितने सारे अल्फा न्यूमेरिक कोड्स पैदा हुए, पर वो सब इतना चले नहीं, है ना। डॉट एंड डैशेस की हेल्प से चला करते थे, टेलीग्राफी में यूज किए जाते थे, है ना। तो ये डॉट डैश इस तरह से कुछ चलाया करते थे हम लोग, अलग अलग कोड्स थे। आप सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको मिल जाएगा, मोर्स कोड करके होता था, है ना, और भी बहुत सारे अल्फान्यूमेरिक कोड्स हैं, बट वो चले नहीं और गेट एग्जाम में क्वेश्चन आने नहीं। तो मारो गोली ना इन सब चीजों को, क्यों इसमें घुसना और क्यों टाइम वेस्ट करना, इन सब चीजों को छोड़ दो ये सब। ठीक है, रियली इतना रिक्वायर्ड नहीं है, जितना रिक्वायर्ड है उतना मैंने आपको बता दिया। ठीक है, वही बात है, मैं जितने वीडियो को बंद नहीं करूंगा उतना कुछ कुछ मेरे दिमाग में आता रहेगा, मैं कुछ कुछ बोलता रहूंगा, उसको कोई फायदा नहीं है। रियली इतना रिक्वायर्ड ही नहीं है गेट के लिए। ठीक है, जितना रिक्वायर्ड था मैंने आपको बता दिया है। ठीक है जी, ओके जी, चलो नोट डाउन कर लो भाई, ये सब नोट डाउन कर लो, और यहाँ पे ये सब नोट डाउन कर लो। ठीक है जी, चलिए ठीक है जी, ओके ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।